उसने सब कुछ किया, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। जेनिफर पोल्सन का मामला मेरी बनाई गई परी कथा में अक्सर न्याय प्रणाली बहुत धीरे कार्य करती है। दुर्भाग्य से यह धीमापन उन लोगों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है जो सहायता और सुरक्षा की तलाश में हैं। निम्नलिखित कहानी दिखाती है कि हिचकिचाहट का मूल्य कितना अधिक हो सकता है। वॉशिंगटन राज्य के टोकोमी नामक एक छोटे शहर में 23 जून 1979 को जेनिफर का जन्म केनेथ और नैन्सी पॉल्सन की बेटी के रूप में हुआ। माता पिता ने प्यार और समझ का माहौल बनाया, जिसमें जेनिफर के 2 भाई भी बड़े हुए, जिनके साथ उसका एक गर्मजोशी भरा रिश्ता था। जेनिफर विशेष दया और लोगों के प्रति खुलेपन के लिए जानी जाती थी। वह आसानी से दूसरों के साथ एक सामान्य आधार ढूंढ लेती थी, जिससे उसका परिचितों का दायरा लगातार बढ़ता रहता था। उसके करीबी लोग उसे जेनी बुलाते थे। 1998 में उसने क्रिश्चियन अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वह एक असाधारण छात्रा के रूप में उभरी। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था कि उसकी तस्वीर हमेशा सम्मान बोर्ड पर सजी रहती थी। जेनिफर सबसे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ लेती थी और शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को हमेशा पूरा करती थी। वह अपना ज्ञान सहपाठियों के साथ साझा करती थी और उन्हें कठिन विषयों को समझने में मदद करती थी। अध्ययन के अलावा जेनिफर एक सक्रिय जीवन जीती थी। वह स्कूल अखबार के लिए काम करती थी, निजी ट्यूशन देती थी और खेलों के लिए उत्साहित थी। वह वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और सॉफ्टबॉल खेलती थी। इस युवा महिला की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी गहरी धार्मिकता थी, जिसे उसके पूरे परिवार ने साझा किया। वे नियमित रूप से हर रविवार को स्थानीय चर्च जाते थे। अपनी बुनियादी शिक्षा के बाद उसने सेटल पैसिफिक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जो उसके माता पिता के घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी। जेनिफर का सपना एक शिक्षक बनने का था और वह अपनी शैक्षणिक सफलताओं को लोगों की मदद करने की इच्छा के साथ जोड़ती थी। विश्वविद्यालय में उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया, जिसने उसे पहले विशेष शिक्षा में स्नातक की डिग्री और बाद में शिक्षा शास्त्र में मास्टर्स प्राप्त करने में मदद की। उसने छात्रों को कॉलेज के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया। जेनिफर के अनुसार शिक्षा एक सफल भविष्य की कुंजी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने क्षेत्र में नौकरी की तलाश करने लगी। उसने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत पियर्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट में एक प्रतिस्थापन शिक्षक के रूप में की। अधिक हासिल करने की चाह के साथ जेनिफर ने एक स्थायी पद प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके प्रयासों को जल्दी ही सराहा गया और जल्द ही कई स्कूलों ने उसे एक पद की पेशकश की। 2004 में उसे हंटर मिडिल स्कूल और स्टैनली एलिमेंट्री स्कूल में एक स्थायी पद मिला। 2007 तक जेनिफर बर्न एलिमेंट्री स्कूल में चली गई, जहां वह विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की देखभाल करती थी। वह 5वीं कक्षा की पसंदीदा शिक्षिका बन गई। छात्र उसकी ओर आकर्षित होते थे क्योंकि उसमें हर एक को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने की क्षमता थी और वह मानती थी कि सभी को सफलता का मौका है। वह विशेष रूप से सीखने में कठिनाइयों वाले छात्रों की देखभाल करती थी। 5वीं कक्षा में भी उनमें से कुछ ने अभी तक पढ़ना नहीं सीखा था। इस कहानी का मुख्य पात्र हमेशा काम में और दूसरों की चिंता में डूबा रहता था। उसका समय सारिणी इतना सघन था कि निजी जीवन के लिए बस समय नहीं था। 2002 के वसंत में विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान जेनिफर ने छात्र कैफेटेरिया में एक अंशकालिक नौकरी ली। वहां उसने एक नए कर्मचारी को जाना, जेड वेट्स नाम के एक छात्र को, जो हाल ही में किसी अन्य कॉलेज से स्थानांतरित हुआ था। पहली नजर में जेड एक आम युवक लगता था। जो लोग उसे जानते थे वे उसके बारे में केवल सकारात्मक बातें कहते थे। एकमात्र विशेषता जो बाहरी लोगों को दिख सकती थी वह था उसका अजीब कपड़े पहनने का तरीका। उसका वार्डरोब मुख्य रूप से अंधेरे कपड़ों से बना था, लेकिन उसके आसपास के लोग इसे उसकी कलात्मक प्रकृति से समझाते थे। युवावस्था से ही जेड ने कलात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया और विभिन्न आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह थिएटर प्रोडक्शंस में प्रदर्शन करता था, स्कूल अखबार और वार्षिक पुस्तक के लिए कार्टून बनाता था
और युवा सभाओं के लिए पोस्टर डिजाइन करने में शामिल था। इसलिए शिक्षक उसके साथ विशेष सहानुभूति के साथ व्यवहार करते थे। इसके अलावा जेड का चर्च समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहां वह युवा समूह का नेतृत्व करता था। हर महीने वह छात्रों के साथ बैठकें आयोजित करता था, जहां विश्वास के मुद्दों और पवित्र ग्रंथों पर चर्चा की जाती थी। लोग जेड को एक शांत लेकिन सुखद वार्तालाप करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन स्कूल से स्नातक होने के बाद उसका चरित्र बदलने लगा। वह संपर्क से बचने लगा, अपने दोस्तों को खो दिया और अपने शौक छोड़ दिए, हालांकि बाहरी रूप से वह अभी भी निर्दोष लगता था। जेनिफर की जेड से मुलाकात ठीक उसके व्यवहार में बदलाव के समय हुई थी। उनके समान रुचियां, कार्यस्थल और परिचित थे। युवक शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध नहीं था, जेनिफर के साथ भी नहीं। पारस्परिक सहानुभूति की कमी के बावजूद यह स्पष्ट था कि वह उसके लिए उदासीन नहीं था। जेनिफर ने खुद सामान्य रूप से निजी जीवन में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसका सारा समय पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी में जाता था। ठीक एक कार्य दिवस पर जेड ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उससे डेट के लिए पूछने का साहस किया। जवाब में उसने वही दोहराया जो उसने दूसरों को कहा था। उसकी प्राथमिकताएं वर्तमान में शिक्षा और पेशेवर विकास थीं, न कि रिश्ते। इस जवाब ने जेड में एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया पैदा की। भावनात्मक विस्फोट में वह आक्रामक हो गया। हालांकि स्थिति को स्पष्ट किया जा सका, उसके बाद उन्होंने अपना संवाद केवल अध्ययन के ढांचे के भीतर जारी रखा और दूरी बनाए रखी। 2003 में दोनों ने अपनी विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी की। जेनिफर ने विशेष शिक्षा में अपनी डिग्री प्राप्त की और जेड ने अंग्रेजी में। इस समय तक उनका कोई संपर्क नहीं रह गया था। अध्ययन के अंतिम महीनों में उनके रास्ते शायद ही कभी मिलते थे। जेनिफर के लिए यह बिल्कुल ठीक था। स्नातक होने के बाद वह अपने परिवार के पास अपने गृहनगर लौट आई। एक नौकरी पाने के बाद उसने अपने स्वयं के अपार्टमेंट के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। यह उसका लंबे समय से चाहा गया लक्ष्य था। जेनिफर हमेशा स्वतंत्रता के लिए प्रयास करती थी, लेकिन उसका व्यवस्थित जीवन अतीत से एक अप्रत्याशित कॉल से बाधित हो गया। स्नातक होने के 2 साल बाद जेड ने किसी तरह पॉल्सन परिवार का निजी नंबर खोज निकाला था। पहली बातचीत में उसने कुवैत में नेशनल गार्ड में अपनी सेवा के बारे में बताया, जहां से वह हाल ही में लौटा था। जेनिफर ने विनम्रता से बातचीत जारी रखी, यह आशा करते हुए कि यह एक बार का मामला होगा, लेकिन जल्द ही कॉल नियमित हो गई। शुरू में उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया। उसने सोचा जेड बस अकेला था और सभी पुराने परिचितों को कॉल कर रहा था। लेकिन स्थिति परेशान करने वाली हो गई जब वह दिन में कई बार कॉल करने लगा और उसे लगातार अपने काम से विचलित करने लगा। साझा दोस्तों के साथ बातचीत के बाद जेनिफर ने एक परेशान करने वाली बात पता लगाई। जेड केवल उसे ही कॉल कर रहा था। उसका व्यवहार तेजी से चिंताजनक होता जा रहा था। वह जेनिफर से मोहित लग रहा था, जो डरावना लगता था। हालांकि उसने उसे स्पष्ट रूप से समझाया था कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता और उससे अनुरोध किया था कि वह उसे अकेला छोड़ दे। जेड इन शब्दों को सुनता नहीं लग रहा था। उसके कॉल इतने जिद्दी थे कि युवा महिला को अपना फोन बंद करना पड़ा। सौभाग्य से परिवार ने इस कठिन समय में जेनिफर का समर्थन किया। हालांकि उसके माता पिता अलग हो गए थे और पिता किसी अन्य महिला के साथ रह रहे थे, उन्होंने एक दोस्ताना संबंध बनाए रखा। पिता अभी भी अपने परिवार से मिलने आते थे और उनकी नई साथी परिवार में अच्छी तरह से फिट हो गई थी और उनके घर में एक नियमित अतिथि बन गई थी। 2006 के पतझड़ में जेनिफर पॉल्सन को एक लंबे समय से संजोए गए सपने को पूरा करने का अवसर मिला। उसने एक बंधक के लिए पहले भुगतान के लिए बचत की थी। जल्द ही उसने अपने परिवार से केवल कुछ किलोमीटर दूर एक आरामदायक घर पाया। जेनिफर अपनी नई स्वतंत्रता से खुश थी और आशा करती थी कि स्थानांतरण के बाद परेशान करने वाले कॉल बंद हो जाएंगे। हालांकि उसकी आशाएं टूट गईं जब नए घर में स्थानांतरित होने के कुछ ही दिनों बाद उसने फिर से फोन पर उस आवाज को सुना जिससे वह भाग रही थी। अपने नए घर में ठीक से बस पाने से पहले ही वह फिर से उसी स्थिति में थी।
उसने कॉल को अनदेखा करने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि यह जेड की हठधर्मिता को कम करेगा, लेकिन यह रणनीति मुश्किल साबित हुई। आश्चर्यजनक रूप से जब फोन शांत हो गया तो जेनिफर ने खुद जेड को कॉल करना शुरू कर दिया और उसकी समझदारी पर अपील करने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि ऐसे क्षणों में वह फोन नहीं उठाता था, लेकिन बाद में अपने लगातार संपर्क के प्रयासों को फिर से शुरू कर देता था। इस अजीब रिश्ते की कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। पीछा करने वाला अचानक लगभग 1 साल के लिए जेनिफर के जीवन से गायब हो गया। बाद में यह पता चला कि इस समय उसके जीवन में क्या हुआ था। शांत समय के दौरान जेनिफर ठीक होने लगी और अनुमान लगाया कि जेड चला गया होगा या किसी और में रुचि ले रहा होगा, लेकिन शांति केवल अस्थायी थी। उसने फिर से कॉल किया और ऐसे बात की जैसे कोई ब्रेक नहीं हुआ था। कॉल उसी दृढ़ता के साथ फिर से शुरू हो गई, दिन में लगभग 10 बार, कभी कभी उससे भी अधिक। यह पैटर्न कई वर्षों तक दोहराया गया। लगातार ध्यान के समय लंबे मौन के साथ बदलते रहे। संपर्क के प्रयासों की एक नई लहर 2008 में शुरू हुई। इस बार जेड का व्यवहार विशेष रूप से परेशान करने वाला था। जेनिफर ने स्थिति की गंभीरता को तब समझा जब वह उस स्कूल में दिखाई दिया जहां वह काम करती थी। वह बस उसके कार्यालय के पास से गुजरा और फिर बिना आमंत्रण के अंदर चला गया। यह क्षण जेनिफर के लिए सबसे डरावना था। वह ठीक से जानती थी कि उसने कभी जेड को अपने कार्यस्थल के बारे में नहीं बताया था। इस बोध ने कि उसने उसका पता लगा लिया था और अब शैक्षिक संस्थान में था, उसमें बहुत चिंता पैदा की। जब जेनिफर के पिता केनेथ को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने धैर्य खो दिया। उन्होंने जेड को कॉल किया और उसे अपनी बेटी से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी और परिणामों की धमकी दी, लेकिन इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हठी प्रशंसक ने हार नहीं मानी, बल्कि इसके बजाय जेनिफर को काम पर उपहार भेजे, फूल और एक टेडी बियर, जिसके बाद वह फिर से व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिया। मुलाकात के दौरान जेनिफर ने उसके साथ एक गंभीर बातचीत की और उससे स्कूल के दौरे बंद करने का अनुरोध किया, उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी देते हुए अगर वह अपना व्यवहार जारी रखेगा। अजनबी का व्यवहार युवा महिला को गंभीर रूप से परेशान कर रहा था। जेनिफर ने तुरंत स्कूल प्रशासन और अपने सहकर्मियों को स्थिति के बारे में सूचित किया, क्योंकि वह छात्रों की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि इस व्यक्ति के दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को बुलाएं, लेकिन यह भी उस अनावश्यक आगंतुक को रोक नहीं सका। स्कूल में उसके फिर से दिखाई देने के बाद कर्मचारियों ने पुलिस से संपर्क किया। चिंतित प्रिंसिपल ने यहां तक कि नेशनल गार्ड के कमांडर से संपर्क किया जहां जेड ने सेवा की थी। पता चला कि उसका सैन्य करियर बिल्कुल भी आदर्श नहीं था। कमांडर के अनुसार युवक ने अपनी लगभग 2 साल की सेवा के पहले दिनों से ही विचित्रताएं दिखाईं। इस अवधि के दौरान उसने कई झगड़े पैदा किए, एक साथी का अपमान किया और वरिष्ठों के प्रति अनादर दिखाया। बाद में उसे कुवैत स्थानांतरित कर दिया गया। उसकी बर्खास्तगी का मुख्य कारण उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति थी। उल्लेखनीय है कि जेनिफर ने पहले विभिन्न आधिकारिक डेटाबेस में उसके बारे में जानकारी खोजने का प्रयास किया था, हालांकि सफलता नहीं मिली। जेड के अतीत के बारे में परेशान करने वाली जानकारी का अध्ययन करने के बाद जेनिफर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हो गई। सितंबर 2008 में वह सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अदालत गई। अपनी शिकायत में शिक्षिका ने विस्तार से जेड के अजीब व्यवहार का वर्णन किया, अंतहीन फोन कॉल और उसके कार्यस्थल पर अनपेक्षित उपस्थिति। अदालत ने जेनिफर के आवेदन की समीक्षा की और एक अंतरिम आदेश जारी किया। दस्तावेज के अनुसार जेड को उसके पास जाने, उसके घर या कार्यस्थल पर दिखाई देने से मना किया गया था। उसे कम से कम 300 मीटर की दूरी बनाए रखनी थी। आधिकारिक पत्र प्राप्त करने के बाद जेनिफर को अधिक सुरक्षित महसूस हुआ। हालांकि दस्तावेज स्वयं भौतिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था। अब वह प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के त्वरित हस्तक्षेप की उम्मीद कर सकती थी। जेड के अतीत के बारे में अधिक जानने के बाद वह प्रतिबंध के सबसे छोटे उल्लंघन पर पुलिस को बुलाने के लिए तैयार थी।
जेड को आधिकारिक तौर पर अदालत के फैसले के बारे में सूचित किया गया और उल्लंघन के परिणामों के बारे में चेतावनी दी गई। जेनिफर धीरे धीरे शांत हो गई और आशा करने लगी कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगी। लेकिन जल्द ही उसने अपनी कार के रियर व्यू मिरर में देखा और अपने आतंक में जेड की कार देखी, जो उसे हेडलाइट्स के साथ संकेत दे रही थी। बिना हिचकिचाहट के उसने तुरंत आपातकालीन नंबर डायल किया। डिस्पैचर के साथ बातचीत मुश्किल साबित हुई। कर्मचारी ने लगातार पीछा करने वाले की पहचान के बारे में पूछा। सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिए बिना इस आदमी के खिलाफ मौजूदा अंतरिम आदेश और जेनिफर का उससे डर। अंत में उन्होंने एक समझौता किया और युवा महिला को शांति से पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी गई। जब जेनिफर पहुंची तो कानून प्रवर्तक पहले से ही तैयार थे, गश्तीकारों सहित। वे जेड का इंतजार कर रहे थे, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ कक्ष में युवक ने पीछा करने के सभी आरोपों से इनकार किया। सुनवाई तक उसे हिरासत में ले लिया गया। $10,000 की जमानत निर्धारित की गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में जमानत लगभग $2,000 होती है, लेकिन युवक के अप्रत्याशित व्यवहार ने न्यायाधीश को इसे 5 गुना बढ़ाने के लिए मजबूर किया। दुर्भाग्य से यह उपाय अपर्याप्त साबित हुआ। जेड के पास आवश्यक धन था। उसकी गिरफ्तारी के 4 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। भाग्यशाली क्षण तक केवल 3 दिन बचे थे। जब उन्होंने जमानत पर पीछा करने वाले की रिहाई के बारे में सुना तो जेनिफर और उसके रिश्तेदार चिंता से भर गए। सौतेली मां ने फोन पर युवा महिला से अनुरोध किया कि वह खाली घर में वापस न जाए, अस्थायी रूप से काम पर न जाए और परिवार के साथ रहे, जहां वह सुरक्षित होगी। जेनिफर ने अपनी मां के पास जाने का फैसला किया। जब वह पहुंची तो उसकी मां ने आंसुओं के साथ अपनी बेटी का स्वागत किया और स्वीकार किया कि उसे डर था कि जेड उसके आने से रोक सकता था। सुरक्षित पहुंचकर भावुक जेनिफर सबसे पहले जेड के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। ऐसे क्षण में भी उसने अपनी दयालुता और करुणा बनाए रखी। अपने रिश्तेदारों की सलाह का पालन करते हुए जेनिफर ने अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। भाइयों ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घर में बारी बारी से रहने का इरादा किया। हालांकि युवा महिला लगातार कैद में नहीं रहना चाहती थी। उसने पढ़ाना जारी रखने का फैसला किया क्योंकि वह अपने छात्रों को छोड़ना नहीं चाहती थी। 26 फरवरी 2010 के सुबह एक शुक्रवार को जेनिफर 7:30 पर स्कूल के लिए निकली। वह अपनी कक्षा में अपना पहला पाठ देने की तैयारी कर रही थी। उस दिन शैक्षणिक संस्थान में लगभग 400 लोग थे। 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। जेड पहले ही 5:30 पर स्कूल आ गया था। उसने अपनी कार को इस तरह छिपाया कि यह दिखाई न दे, लेकिन वह खुद इमारत के प्रवेश मार्गों को देख सके। जेनिफर ने अपनी सामान्य जगह पर पार्क किया और स्कूल की ओर चली गई। सब कुछ किसी भी अन्य दिन की तरह दिख रहा था। जेड ने अपनी कार छोड़ी और शिक्षिका की ओर तेजी से बढ़ने लगा, अनदेखा रहने की कोशिश करते हुए। जब वह उसके पास था तो उसने एक हथियार निकाला। एक पड़ोसी ने अपने सामने वाले घर की खिड़की से घटना देखी। एक तेज आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। गवाह ने देखा कि एक यादृच्छिक राहगीर सड़क पर भाग रहा था। समाचारों में जेनिफर के काम करने वाले स्कूल में एक परेशान करने वाली घटना की खबर थी। निवासियों को घर पर रहने की सलाह दी गई थी क्योंकि अपराधी भाग गया था। घटना के बारे में विवरण अभी तक नहीं बताया गया था। जेनिफर की चिंतित मां ने तुरंत उसके पिता से संपर्क किया। माता पिता एक साथ शैक्षिक संस्थान की ओर भागे, इस उम्मीद में कि जानकारी गलत होगी और जेड का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। वे स्तब्ध रह गए जब पता चला कि पीछा करने वाले ने जेनिफर को पकड़ लिया था और वह उससे मुलाकात से जीवित नहीं बची थी। उत्पन्न अराजकता में अपराधी कार से भागने में कामयाब रहा। हालांकि कई गवाहों ने उसका चेहरा और कार याद रखी थी। उसे जल्दी से उस व्यक्ति के रूप में पहचाना गया जिसे अदालत ने जेनिफर के पास जाने से मना किया था। केवल 20 मिनट के बाद गश्ती पुलिस ने जेड की कार को स्कूल से लगभग 10 किलोमीटर दूर रोका। यह कोई यादृच्छिक जांच नहीं थी।
पुलिस अधिकारी जानते थे कि वे किसकी तलाश कर रहे थे। वे बेहद सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन स्थिति ने एक अनुचित मोड़ लिया। जेड ने आत्मसमर्पण न करने का फैसला किया और कानून प्रवर्तकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। वे ऐसे विकास के लिए तैयार थे और खतरे का जवाब दिया। गोलीबारी के बाद अपराधी को काबू में कर लिया गया। सौभाग्य से किसी भी पुलिस अधिकारी को चोट नहीं लगी। बाद में पता चला कि जेड के पास कई हथियार थे जिससे और भी गंभीर परिणाम हो सकते थे। उसके पास एक साधारण पिस्तौल था, हालांकि उसके पास भारी हथियार भी थे। अगर उसने बाद वाले का चयन किया होता तो परिणाम बहुत बदतर होते। बाद में यह पता चला कि अंतिम दृश्य में गश्ती पुलिस ने वास्तव में जेड को कई बार गोली मारी थी, लेकिन जानलेवा नहीं। 30 वर्षीय आदमी ने खुद ही अपने खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने का भाग्यशाली फैसला लिया। जब जेड के रिश्तेदारों को घटना के बारे में पता चला, वे स्तब्ध रह गए। किसी को भी उसके गुप्त जीवन का अंदाजा नहीं था। उनकी यादों में वह एक रचनात्मक और दयालु व्यक्ति रहा। उसके व्यक्तित्व में यह परिवर्तन क्यों आया, यह एक रहस्य बना रहा। परिवार का मानना था कि सैन्य सेवा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उस समय उसके व्यवहार में पहले चिंताजनक संकेत दिखाई दिए। हालांकि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि पूर्व जेड कितना बदल जाएगा। परिवार ने सार्वजनिक रूप से प्रभावित लोगों से माफी मांगी और अपना दुख साझा किया। यह स्पष्ट था कि स्कूल में घटना उनके लिए एक वास्तविक आघात थी। माता पिता ने गहरा अपराध बोध महसूस किया और मानते थे कि अगर वे अपने बेटे की समस्याओं को समय पर पहचानते और पेशेवर मदद लेते तो वे त्रासदी को रोक सकते थे। 4 दिन बाद परिवार से लेकर उनके छात्रों तक 1500 से अधिक लोग जेनिफर पॉल्सन की याद में शहर के चर्च में एकत्र हुए। जेनिफर एक विशेष व्यक्ति थी जिसे कई लोग सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से उनके लिए भावनाएं रखने वालों में से एक ऐसा था जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके छात्र और रिश्तेदार घटना से गहराई से व्यथित थे। उसकी देखभाल और ध्यान के कारण उसके कई छात्रों ने एक बेहतर जीवन का मार्ग देखा। जेनिफर अक्सर एकमात्र व्यक्ति थी जो मुश्किल किशोरों पर विश्वास करती थी और उनके प्रयासों का समर्थन करती थी। जेट के अंतिम संस्कार में केवल कुछ रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे। एकत्रित लोगों ने दुख से कम और उस व्यक्ति के बारे में सच्चाई का खुलासा होने पर अधिक आघात महसूस किया जिसे वे जानते थे। उसके एक दोस्त ने अपने भाषण में स्वीकार किया कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचानता जिससे वह विदा ले रहा है। ऐसा लगता है कि उसने कभी भी वास्तव में इस व्यक्ति को नहीं जाना था। वह जेट जिसके साथ वह बातचीत करता था और दोस्ती करता था, ऐसे कार्य करने में सक्षम नहीं लगता था। स्कूल में जेनिफर पॉल्सन के सम्मान में एक स्मृति उद्यान बनाया गया जो आज भी मौजूद है। इसे लगभग 50 छात्रों, मुख्य रूप से उनके पूर्व छात्रों और उनके परिवारों द्वारा मिलकर बनाया गया था। हर कोई दुख से अलग तरह से निपटता था। जेनिफर के रिश्तेदार घटना को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उसके पिता ने अपनी बेटी की दयालुता को याद करते हुए उसकी स्मृति को बनाए रखने का एकमात्र योग्य तरीका पाया, दूसरों की मदद करना। केनेथ पॉल्सन ने स्टॉकर्स से लोगों की रक्षा के लिए कानूनों के विकास में कई वर्ष समर्पित किए। उन्होंने अपनी पहल को जेनिफर पॉल्सन कानून नाम दिया। मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों में अधिकारियों की तेज प्रतिक्रिया प्राप्त करना था ताकि जेड जैसी स्थितियों को रोका जा सके। नए कानून ने ऑनलाइन स्टॉकिंग को वास्तविक स्टॉकिंग के समान माना। केन ने स्टॉकिंग प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में एक सार्वजनिक डेटाबेस की स्थापना पर भी जोर दिया ताकि कोई भी किसी परेशान करने वाले परिचित की जांच कर सके। यह विचार इसलिए आया क्योंकि जेड पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल था। अगर यह जानकारी उपलब्ध होती जब जेनिफर उसके बारे में जानकारी खोज रही थी तो वह उसके अतीत के बारे में जान लेती। दुर्भाग्य से जेनिफर उसकी सूची में पहली नहीं थी। उससे पहले एक और युवा महिला थी जो बच निकली। उन समयों में जब जेड ने जेनिफर को अकेला छोड़ दिया था, उसने अपना ध्यान दूसरे लक्ष्य पर स्थानांतरित कर दिया था।
जब वहां कठिनाइयां आईं तो वह फिर से जेनिफर के जीवन में लौट आया। अदालती आदेश प्राप्त करने के बाद उसने एक अन्य युवा महिला पर हमला किया। यह नवंबर 2008 में हुआ था। जेड पर आरोप लगाया गया, लेकिन मामले के विवरण गोपनीय रखे गए। पहली युवा महिला को बचने का सौभाग्य मिला, हालांकि वह घायल हो गई थी। इस घटना के बावजूद अधिकारियों ने स्टॉकर को नहीं रोका और वह जेनिफर को परेशान करता रहा। अमेरिका में स्टॉकिंग की समस्या उस समय विशेष रूप से गंभीर थी, जैसा कि आज भी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हर साल लगभग 3 से 4 मिलियन वयस्क नागरिक स्टॉकिंग के शिकार होते हैं और ये केवल पंजीकृत मामले हैं। प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या संभवतः काफी अधिक है। हाल तक एक स्टॉकर को केवल घरेलू संघर्षों के सिद्ध मामलों या अंतरंग प्रकृति के अवांछित ध्यान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। अन्य मामलों में कानून के प्रतिनिधि मौखिक चेतावनी तक सीमित थे। जब केनेथ पॉल्सन के प्रस्ताव ने आखिरकार आधिकारिक स्थिति प्राप्त की और कानून में स्थापित किया गया, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है। वह आश्वस्त थे कि नया कानून कई लोगों को समान स्थितियों में दुखद अंत से बचने में मदद करेगा। केनेथ जानते थे कि यह उनकी अद्भुत बेटी के भाग्य को नहीं बदलेगा, जिसे उन्होंने तब खो दिया जब वह 30 साल की थी। लेकिन अब उन्हें लगा कि उनके सभी प्रयासों ने समाज को वास्तविक लाभ पहुंचाया था।